ठीक, तो आज हम बात करेंगे म्यूटेशन की। ठीक, अभी तक हमने मैक्सिमम चीजें जेनेटिक्स की देख ली हैं, म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस बाकी है, म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो म्यूटेशन में एक बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन लिखी हुई है, सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द जीन। ठीक, तो सडन चेंज आता है मतलब हमारी बॉडी में हमारी जीन्स के अंदर अचानक आया हुआ बदलाव, हमारी जीन में अचानक से बदलाव आया, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे डॉक्टर हर महीने 10 बार एक्सरे लिखते थे, मैं पूरे महीने 10 बार एक्सरे से एक्सपोजर मुझे मिलता था, और हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन सेंसिटिव था एक्सरे के लिए। मैं कहता हूं मान लो हमारे पैनक्रियाज का कैंसर, तो मुझे पैनक्रियाज का कैंसर हो गया, तो हमारे जीन्स में ऐसे चेंजेस आ गए जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते थे। तो आने वाली जनरेशन मेरी हो सकती है पैनक्रियाज के लिए क्या रहे, पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए क्या रहे, ससेप्टेबल। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? ठीक, तो हमारी जीन्स के अंदर आया हुआ वो बदलाव, हमारी जीन्स के अंदर आया हुआ वो बदलाव जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था आपके ह्यूगो डी वेरिस ने, इनको हम फादर ऑफ म्यूटेशन भी कह सकते हैं। ठीक, तो अब ह्यूगो डी वेरिस ने एक्सपेरिमेंट किया था आपका इवनिंग प्रिमरोज पे, एक फूल का नाम है, और इवनिंग प्रिमरोज को कहा जाता है ओनोथीरा लेमार्कियाना। ठीक, तो ओनोथीरा लेमार्कियाना पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि हमारा म्यूटेशन होता है। उस पे एक्स रेज डाली, गामा रेज डाली, अल्फा रेज डाली, तो अलग अलग तरह से बदलाव को उन्होंने स्टडी किया। ठीक, अब मैं अगर अपनी बॉडी की बात करूंगा जेनेटिक मटेरियल की, ठीक, तो अब मैं बात कर सकता हूं कि म्यूटेशन कहां कहां हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम म्यूटेशन देख सकते हैं क्रोमोसोम्स में, ठीक, लार्ज लेवल पे, और छोटे लेवल पे कहां देख सकते हैं, जीन्स। जीन्स क्या छोटा लेवल तो है, एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे क्या मौजूद हैं, जीन्स। ठीक, तो अब हम लोग म्यूटेशन को दो ही जगह देख सकते हैं। अब बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। ठीक, तो क्रोमोसोम्स के नंबर में बदलाव हो सकता है या क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। मेरी बात समझना, म्यूटेशन के मैं टाइप से भी बता रहा हूं आपको। तो म्यूटेशन को हम 3 तरह से स्टडी करेंगे, 2 चीजों में, या तो हमारे क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गया तो जीन में। क्रोमोसोम म्यूटेशन में क्या चेंज हो सकता है, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या तो क्रोमोसोम के नंबर में। तो हम 3 तरह से म्यूटेशन को देखेंगे। तो वही बात कर रहा है कि इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर जीन म्यूटेशन। तो अगर मैं म्यूटेशन की बात करूंगा, ठीक, म्यूटेशन की बात करूंगा तो मैं म्यूटेशन को 2 जगह पे देख सकता हूं। अगर लार्ज लेवल पे देखना है तो फिर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम, और छोटे लेवल पे तो जीन्स। ठीक, अब अगर मैं क्रोमोसोम्स की बात करूंगा तो या तो क्रोमोसोम्स के नंबर में बदलाव आ सकता है या तो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में बदलाव आ सकता है। ठीक, तो क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव आ सकता है या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव आ सकता है। ठीक, और हमारे जीन्स में म्यूटेशन हम देखेंगे। बेसिकली जो म्यूटेशन शब्द है, म्यूटेशन शब्द हमें जीन म्यूटेशन के लिए बताया गया था। ठीक, हमारे यहाँ जो ज्यादा कॉमन म्यूटेशन कौन सा है, जीन म्यूटेशन। ठीक, हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की भी बात करते हैं। ठीक, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव, फिर हम देखेंगे क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव, फिर हम देखेंगे जीन में बदलाव। तो हम म्यूटेशन को 3 प्रकार से पढ़ेंगे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव, क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव और जीन्स में बदलाव। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव से। ठीक, तो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक, इसको हम बोल सकते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। एबरेशन का मतलब क्या होता है, कोई खराब चीज आ गई। ठीक, एबरेशन का मतलब जो चीज सही ना हो। ठीक, तो हम क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्या हो गया, डिलीट हो जाना। डिलीशन का मतलब क्या है, डिलीट हो जाना। ये मान लो एक क्रोमोसोम, ये हमारा एक क्रोमोसोम था, ठीक, एक पूरा क्रोमोसोम था। अब इस क्रोमोसोम में कोई चीज डिलीट हो गई, कोई चीज साइड से डिलीट हो गई। क्या हो गई, कोई चीज साइड से डिलीट हो गई, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, टर्मिनल डिलीशन। क्या बोलूंगा, टर्मिनल डिलीशन। अब मान लो कोई चीज यहां से ऐसे बीच से गायब हो जाती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर कैलोरी डिलीशन। तो डिलीशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2। कौन कौन से, टर्मिनल डिलीशन और क्या हो सकता है, इंटर कैलोरी डिलीशन। ठीक, तो डिलीशन हमारे मान लो क्रोमोसोम्स थे, 2 क्रोमोसोम, साइड से कोई चीज गायब हो गई तो टर्मिनल डिलीशन, बीच से कोई चीज गायब हो गई तो इंटर कैलोरी डिलीशन। तो आप क्या देखते हैं यहां पर, ठीक, ABCDEF, ABCDEF, ये अलग अलग क्रोमोसोम्स को दिखा रहा है। अब इसमें क्या हुआ, ये वाले क्रोमोसोम को में क्या हो गया, साइड वाली चीज क्या हो गई, गायब, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल डिलीशन। इसमें क्या हो गई, CD गायब, तो क्या बोलेंगे इसको, इंटर कैलोरी डिलीशन।
क्या बोलेंगे, इंटर कैलोरी डिलीशन। एक ऐसी बीमारी है क्राई डू चैट सिंड्रोम, बीमारी का नाम है क्राई डू चैट सिंड्रोम। ठीक, इसमें अब एक क्राई डू चैट सिंड्रोम क्या होता है, हमारा 5th क्रोमोसोम की, ठीक, अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो क्रोमोसोम में 2 आर्म्स होती हैं, एक शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है। तो शॉर्ट आर्म को हम क्या बोलते हैं, क्यू, लॉन्ग आर्म को क्या बोलते हैं, पी। बताया कि नहीं, ठीक, तो आप सेल चैप्टर में जाएंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा पी और क्यू। तो शॉर्ट आर्म, 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म में टर्मिनल डिलीशन हो जाए, 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म में टर्मिनल डिलीशन हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है, क्राई डू चैट सिंड्रोम या फिर कैट क्राई सिंड्रोम। ये बच्चों में देखी जाती है, जब बच्चा रोता है तो ऐसा लगता है बिल्ली की तरह रो रहा है, उसका दिमाग कमजोर होता है, उसके सर का साइज छोटा होता है, तो उसके बॉडी में अलग अलग फीचर्स देखे जाते हैं। तो कोई बच्चा है अगर उसके 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म में टर्मिनल डिलीशन हो गया तो कौन सी बीमारी है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्राई डू चैट सिंड्रोम में कौन से तरह का म्यूटेशन देखा जाता है, तो क्या बोलेंगे, टर्मिनल डिलीशन या फिर सिंपल डिलीशन। बात समझ पा रहे कि नहीं, ठीक। तो आप क्या देखते हैं कि क्रोमोसोम की किसमें बदलाव आ रहा है, स्ट्रक्चर, किसमें, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में मान लो 5th क्रोमोसोम की क्या थी, शॉर्ट आर्म थी, और इसमें टर्मिनल क्या हो गया, डिलीशन। अब इस क्रोमोसोम के साथ अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी, क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्लियर है कि नहीं, ठीक। अब हम आगे की बात करते हैं, डुप्लीकेशन। पहला हो गया कि क्रोमोसोम में हम बदलाव ला रहे हैं, किसमें बदलाव ला रहे हैं, क्रोमोसोम में, ठीक। अब क्रोमोसोम में बदलाव एक तरह से ला सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी चीज को डिलीट या तो किसी चीज को क्या कर दें, बढ़ा दें। तो आप यहां पर क्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने क्या किया, 7 8 की क्या बना दी है, कॉपी। तो यहां पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या आ गया, बदलाव। तो कोई चीज क्या हो गई, डुप्लीकेट कर गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें हमारा बीच में डुप्लीकेशन हो गया, ठीक। तो यहां पर इसको क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल डुप्लीकेशन, और इसको क्या बोल सकते हैं, इंटर कैलोरी डुप्लीकेशन। सिंपल है, आपका टर्म्स नहीं लिखा हुआ है, नो डाउट। कहां डिलीट हो गया, कहां डिलीट हुआ, कहीं पर डिलीट नहीं हुआ, गलत लिखा नहीं है, डिलीट नहीं हुआ है, ठीक, वो डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरी बात समझना, लिखा नहीं है, एक्सटेंडेड 7 और 8 अपने आप लिख सकते हैं, ठीक। तो मेरी बात समझना कि जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या तो ऐसे बदलाव हो सकता है, कोई चीज गायब हो जाए या तो कोई नई चीज जुड़ जाए। गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन और इंटर कैलोरी डिलीशन। कोई चीज जुड़ जाए तो टर्मिनल डुप्लीकेशन और इंटर कैलोरी डुप्लीकेशन, ठीक। एक ऐसी बीमारी है जिसको बोलते हैं बार आई, बार आई, ठीक। बार आई का मतलब होता है कि ड्रोसोफिला में नॉर्मल साइज से कितनी आई हो जाएगी, छोटी। अब छोटी आंख क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एडिशनल कौन सा क्रोमोसोम मौजूद है, एक्स। तो एडिशनल एक्स क्रोमोसोम मौजूद होने के वजह से ड्रोसोफिला की आई का साइज क्या हो जाए, छोटा, ठीक। तो यहां पर क्या हो रहा है, किस चीज का डुप्लीकेशन हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम का, और इसके वजह से आंखों में किसके बदलाव आ रहा है, ड्रोसोफिला के, ठीक। तो आपने 2 कंडीशन देख ली। अब आपसे कई बार सवाल पूछा था, व्हाट इज बार बॉडी, व्हाट इज बार बॉडी, ठीक। तो आपसे नंबर ऑफ बार बॉडी पूछा जा सकता है, ठीक है, नीट में भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपसे कभी भी कोई पूछे नंबर ऑफ बार बॉडी तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक। पहले बार बॉडी होती क्या है, बार बॉडी फीमेल्स में पाई जाती है। ड्रम स्टिक शेप के स्ट्रक्चर्स, ड्रम स्टिक शेप के स्ट्रक्चर्स जो फीमेल्स के क्रोमोसोम में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बार बॉडी। ड्रम स्टिक शेप के स्ट्रक्चर्स जो फीमेल्स में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बार बॉडी। मान लो हमारा खून पड़ा था, एक फीमेल का खून पड़ा था, ठीक। तो हम कैसे टेस्ट करके बताएंगे कि किसका खून है, मेल का खून है कि फीमेल का खून है, बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हम रेड जो हमारा खून होगा उस खून में से WBCs को निकालेंगे, क्योंकि रेड ब्लड सेल में तो हमारे जेनेटिक मटेरियल होगा नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। तो अगर खून है तो उसमें से WBCs को निकालेंगे, WBCs से को निकालने के बाद उसके क्रोमोसोम को निकालेंगे, क्रोमोसोम को निकालने के बाद हम देखेंगे कि किसके अंदर बार बॉडी मौजूद है, किसके अंदर बार बॉडी मौजूद नहीं है, ठीक। नंबर ऑफ बार बॉडी, फॉर्मूला है नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, ठीक। तो मेल्स में कितनी बार बॉडी हो जाएगी, 0। मेल्स में कितने क्रोमोसोम है, 1। एक्स कितने क्रोमोसोम है, 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0।
फीमेल्स में कितने एक्स क्रोमोसोम है? 2, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक, तो आप लोग लिख लेना नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। ठीक, अब बार बॉडी क्या होती है? ड्रम स्टिक। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक, तो अभी तक हमने दो तरह का म्यूटेशन बताया है। ठीक है, एक आपको म्यूटेशन बताया है डिलीशन, एक बताया है डुप्लीकेशन। देख लिया? ठीक है, अभी जब मैं आपको क्रोमोसोमल एबनॉर्मली पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि काइलफिल्टर सिंड्रोम में कितनी बार बॉडी पाई जाएगी, तो आप मुझे वहां बताएंगे कि काइलफिल्टर सिंड्रोम में कितनी बार बॉडी पाई जाएगी, टर्नर सिंड्रोम में कितनी बार बॉडी पाई जाएगी। ठीक, तो मैं आपसे जब पूछूंगा तो आप मुझे बताएंगे। ठीक, क्या मर कुछ नहीं होता। ठीक है, हमारे ड्रम स्टिक शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम में। मतलब वर्क क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन के काम आ सकता है और क्या। ठीक, एक बार बॉडी किसके काम आ सकता है? आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, कि मेल है कि फीमेल। भाई बात सोचो कि अगर हमें ब्लड मिला किसी का, तो हम ब्लड से कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि मेल का ब्लड है कि फीमेल का? ठीक, तो लॉजिक क्या है कि उसके सबसे पहले डीएनए में जाएंगे, डीएनए में जाएंगे तो क्या देखेंगे? बार बॉडी। ठीक, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी तरीके के स्टेनिंग है। वाई क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए अलग स्टेन मौजूद होता है, फ्यूलजेन स्टेन होता है। तो अलग अलग चीजों को स्टेन करने के लिए अलग अलग स्टेन्स मौजूद होते हैं। ठीक, चलो कुछ और बातें करते हैं। ठीक, ये मैं क्या बना रहा हूं? रंगीन तितलियां। क्या है ये? रंगीन तितलियां नहीं, क्या है? क्रोमोसोम्स। ठीक, ये क्रोमोसोम आपस में क्या है? होमोलोगस। ये भी क्या है? आपस में होमोलोगस। ये भी आपस में क्या है? होमोलोगस। इसीलिए मैंने सेम कलर से बनाया। तो जो क्रोमोसोम्स आपस में होमोलोगस होते हैं, वो क्रोमोसोम्स जब हमारा मियोसिस होता है तो क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर। याद आया कि नहीं आया? ठीक, तो जब हमारा मियोसिस होता है तो ये वाला क्रोमोसोम आपस में आएगा और क्या करेगा? क्रॉसिंग ओवर। और जब क्रॉसिंग ओवर करेगा तो क्रोमोसोमल मटेरियल क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ठीक, तो अगले तरह का क्रोमोसोमल एबनॉर्मली क्या है? अब आप देखते हैं, अगले तरह का क्रोमोसोमल एनॉमली है ट्रांसलोकेशन। बोलो। ह्यूमन फीमेल्स की बात करते हैं यहां पर। ठीक ठीक, अब मेरी बात समझना। अब हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। तो मैंने आपको क्या बताया कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। किसकी वजह से होता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। अब मेरी बात समझना, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि आप यहां पर देखें, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। दो कैसे क्रोमोसोम है? नॉन होमोलोगस। ठीक, ये ABCDEFGH है, ये 1 2 3 4 5 6 है। मेरी बात समझ पा रही कि नहीं? तो ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि जो EFG है वो किस पे आ जाएगा? इधर। और 6 7 किधर चला जाएगा? इधर। तो यहां पर क्या देख रहे हैं? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, मैं बोल रहा हूं पूरा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज क्या कहलाता है? आपका ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। एक बीमारी है CML, कैंसर है। ठीक, ब्लड कैंसर, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक, CML एक ब्लड कैंसर का टाइप है। ठीक, अब ब्लड कैंसर में क्या होता है कि मान लो ये हमारा 22 नंबर का क्रोमोसोम था, ये हमारा 9 नंबर का क्रोमोसोम था। क्या था ये? 22 नंबर का क्रोमोसोम था। ये कौन सा था? 9 नंबर का क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होता है कि 22 क्रोमोसोम वाला, ठीक, 22 क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस पे आ जाता है? आपका 9th में। ठीक, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ 22 क्रोमोसोम ऑन 21 क्रोमोसोम, ट्रांसलोकेशन ऑफ 22 क्रोमोसोम ऑन क्रोमोसोम 9, इट इज कॉल्ड CML, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक, तो एक ब्लड कैंसर का प्रकार है जिसमें 22वें नंबर के क्रोमोसोम से कहां पर आ जाता है? 9वें नंबर। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक, तो ऐसे लिखा रहा है
द ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम 22 टू 9 क्रोमोसोम। कौन सी बीमारी है? CML। ठीक, तो CML, तो आपने अभी 3 तरह की बीमारियां पढ़ी। ठीक, क्राइडू-चैट सिंड्रोम किसकी वजह से था? टर्मिनल डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम। ठीक, अगर मैं बात करूं बार आई इन ड्रोसोफिला तो डुप्लीकेशन ऑफ X क्रोमोसोम। अगर मैं बात करूं CML तो किसकी वजह से? ट्रांसलोकेशन ऑफ 22 इंटू 9। ठीक, तो ऐसा आप बोल सकते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ 22 9। तो इसको क्या बोलते हैं? CML या फिर क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। जब क्रोमोसोम 22 से 9 पे आ जाता है तो इसको फिलडेल्फियल क्रोमोसोम भी बोलते हैं। फिलडेल्फियल क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। अब देखो यहां पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इलीगल क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? इलीगल क्रॉसिंग ओवर। ठीक, लीगल क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। ठीक, यहां पर क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में? 22 और 9। तो क्या हो जाएगा? इलीगल। ये चीज हमारे लिए सही नहीं है। इसको फिलडेल्फियल इसलिए कहा जाता है, फिलडेल्फिया एक जगह है। फिलडेल्फिया एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक जगह है, तो वहां पर सबसे पहले CML को खोजा गया था, इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया गया? फिलडेल्फियल क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो आपने 3 तरह के पढ़े अभी तक, 3 तरह के क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव। पहला क्या हो जाएगा आपका? डिलीशन। दूसरा क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन। तीसरा क्या है? ट्रांसलोकेशन। ठीक, अब आपका चौथा होता है आपका जिसको कहते हैं इनवर्जन। क्या बोलते हैं? इनवर्जन। इनवर्जन, ठीक, इनवर्जन। इनवर्जन का मतलब है उल्टा। जैसे मैं शर्ट उल्टी पहन के आता तो क्या हो जाता? इनवर्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इनवर्जन का मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा। तो कुछ नहीं, सेम क्रोमोसोम। देखना आप, अब देखो यहां पर 2 चीजें, ये बीच में एक मैंने डॉट बना रखा है। बीच में क्या बना रखा है? डॉट। ठीक, तो आपको ऐसे में बता सकता हूं, देखो ये क्रोमोसोम था। ठीक, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। नालायक को इतना तो याद होना चाहिए, क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक, अब मेरी बात समझना। ठीक, अब सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ऐसे लिखता हूं 1 2 3 4 5। ठीक, अब मेरी बात समझना, सेंट्रोमियर के अगर एक साइड में सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो यहां पर देखना ये बीच में क्या दर्शाया गया है? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व ना करे और फिर चेंज आ जाए। ठीक, देखो यहां पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 7 6, और यहां पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, बीच में सेंट्रोमियर आया नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासेंट्रिक। तो जब आपका एक क्रोमोसोम के अंदर ही स्ट्रक्चर क्या हो जाए? आगे पीछे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व ना हो तो क्या बोलेंगे? पैरासेंट्रिक। अब यहां पर देखना बीच में क्या है? कौन इन्वॉल्व है? सेंट्रोमियर। तो 4 5 आगे पीछे चला गया, और किसके वजह से गया? सेंट्रोमियर। तो इसको क्या बोलेंगे? पेरीसेंट्रिक। ठीक, पेरीसेंट्रिक। तो इन्वर्जन इन्वॉल्विंग द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड पेरीसेंट्रिक। इन्वर्जन which does not involve the centromere, it is called paracentric। समझ में आई की बात कि नहीं? चलो मैं आपको समझा रहा हूं फिर से, क्या एक ही आर में होगा? ठीक, चलो मैं आपको आराम से अच्छे से समझा सकता हूं इसको। ठीक, आप ये देखें, कुछ नहीं, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक, अब आप देखो क्या हुआ भाई, गायब हो गया। देखो, ठीक, 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है? सेंट्रोमियर। ठीक, इधर में मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब आप देखना यहां पर सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, और यहां पर चेंज हो जाए, जैसे कि हो जाए 1 2 4 3 5। क्या हो गया? 1 2 4 3 5, और इसमें बीच में सेंट्रोमियर नहीं आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासेंट्रिक। क्या बोलेंगे? पैरासेंट्रिक। अब आप यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाए? 5 6 उल्टे हो जाए, तो 1 2 3 4 6 और 5, और यहां पे बीच में क्या कौन इन्वॉल्व हो गया? सेंट्रोमियर। बीच में कौन इन्वॉल्व हो गया? सेंट्रोमियर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? पेरीसेंट्रिक। तो आप लोग को बस 2 ही बातें याद रखनी है कि जब इन्वर्जन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पेरीसेंट्रिक। जब इन्वर्जन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हो तो क्या बोलते हैं? पैरासेंट्रिक।
कविता को कुछ नहीं समझ में आया, है कि नहीं? क्या नहीं समझ में आया? ये क्या है? ये क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बीच में जो सिकुड़न होती है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। अब ये जो सारे के सारे काम होते हैं सेंट्रोमियर के एक साइड में हो रहे हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब सारे काम सेंट्रोमियर के एक साइड में हो रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पैरासेंट्रिक। अब जब सेंट्रोमियर के आसपास काम हो रहे हो तो क्या बोलेंगे? पेरिसेंट्रिक। सरल भाषा में है कि नहीं? सेंट्रोमियर के एक साइड तो क्या हो जाएगा? पैरासेंट्रिक, सेंट्रोमियर के आसपास तो पेरिसेंट्रिक। क्लियर है कि नहीं? तो सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व करे तो पेरिसेंट्रिक। याद कर लेना, पूछा गया है। ठीक, इन्वर्जन इन्वॉल्विंग द सेंट्रोमियर इज नोन एज पेरिसेंट्रिक। ठीक, अब हम आगे की बात। तो अभी तक आपने देखा 4 प्रकार के स्ट्रक्चर में बदलाव देखे आपने। ठीक, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कितने प्रकार से बदलाव हो सकते हैं? 4। ठीक, कौन कौन से? डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। आसान है कि नहीं? डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताते रहना जवाब। मेरे सवाल पहला है कि 22 क्रोमोसोम से 9th क्रोमोसोम पर अगर हमारे क्रोमोसोम्स का ट्रांसलोकेशन हो जाए तो कौन सी बीमारी अराइज करेगी? क्या? CML। ठीक, बार आई इन ड्रोसोफिला। क्या बोलेंगे? बार आई इन ड्रोसोफिला। तो बार आई इन ड्रोसोफिला कौन सी बीमारी कॉज करता है? कौन सा म्यूटेशन होगा उसमें? कौन सा? डुप्लीकेशन। किसका डुप्लीकेशन? एक्स क्रोमोसोम। नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। ठीक, अगर मैं बात करूं क्राइडू-चैट सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम। ठीक, अगर मैं बात करूं सेंट्रोमियर के इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर इन्वर्जन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरिसेंट्रिक। सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो पैरासेंट्रिक। क्लियर है कि नहीं? तो आपने स्ट्रक्चर में बदलाव सारे देख लिए। अब आप देखेंगे नंबर में बदलाव, क्रोमोसोम के नंबर में, तो इसको बोलेंगे जीनोमिटिक म्यूटेशंस। ठीक, क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव। ठीक, तो क्रोमोसोम का नंबर हमारे पास क्या? कितने क्रोमोसोम के नंबर हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। क्या बोलते हैं? 46। ठीक, तो 46 के बजाय 45 हो जाए या 46 के बजाय 47 हो जाए तो एक क्रोमोसोम आगे पीछे हुआ। मेरी बात सुनते रहना। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए या क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनियोप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? एनियोप्लॉइडी। हमारे पास कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है? 2n। ऐसे बोल सकते हैं, अगर हमारे पास कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है? 2n। अगर 2n से बढ़ के 3n हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी। जब किसी एक नंबर में बदलाव आए, 2 नंबर में बदलाव आए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनियोप्लॉइडी। ठीक, जो क्रोमोसोम के छोटे छोटे नंबर्स में बदलाव है और क्रोमोसोम्स के पूरे सेट में बदलाव आ जाए तो पॉलीप्लॉइडी। सरल है कि नहीं है? ठीक, तो सबसे पहले आप देखेंगे एनियोप्लॉइडी। तो एनियोप्लॉइडी का मतलब है व्हेन द चेंजेस अकर्स इन द इंडिविजुअल सेट ऑफ क्रोमोसोम इट इज नोन एज एनियोप्लॉइडी। तो एनियोप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? आपका एक इंडिविजुअल सेट में बदलाव आया, कि मैं कह रहा हूं कि एक्स क्रोमोसोम की कॉपी क्या हो गई? गायब। तो अगर एक्स क्रोमोसोम की कॉपी गायब हो गई, एक एक्स क्रोमोसोम में दूसरी कॉपी क्या हो गई? गायब। तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? 45। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, अगर एक्स क्रोमोसोम की एक दूसरी कॉपी क्या हो गई? गायब। तो उस क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? 45। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनियोप्लॉइडी। क्या बोलेंगे? एनियोप्लॉइडी। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मान लो कि मैं कह रहा हूं कि एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, एक वाई क्रोमोसोम क्या आ गया? एक्स्ट्रा, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? 47। यह भी किसका एग्जांपल है? एनियोप्लॉइडी। ठीक, प्लांट के अंदर मैं बात करूंगा, प्लांट के अंदर पॉलीप्लॉइडी देखी जाती है, ह्यूमंस के अंदर पॉलीप्लॉइडी नहीं देखी जाती। ह्यूमंस के अंदर अगर कोई पॉलीप्लॉइड चाइल्ड होगा तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? कभी भी ह्यूमन के अंदर पॉलीप्लॉइडी सस्टेन नहीं करती। बात समझ में आ रही कि नहीं? एनियोप्लॉइडी तो सस्टेन कर भी सकती है लेकिन पॉलीप्लॉइडी कभी भी सस्टेन नहीं करती। ठीक, तो अब हम आगे की बातें करते हैं। ठीक, तो एनियोप्लॉइडी में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो नंबर बढ़ जाए या तो नंबर घट जाए। सरल है कि नहीं? या तो नंबर क्या हो सकता है? बढ़ सकता है, या तो नंबर क्या हो सकता है? कम हो सकता है। हमारे पास कितने क्रोमोसोम? 46। तो 46 से या तो 47 हो जाए तो 45 हो जाए। ठीक, तो इसी को हम एनियोप्लॉइडी कहते हैं। एनियोप्लॉइडी 2 से हो सकती है, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में मतलब क्या होता है? लॉस। किसका लॉस? क्रोमोसोम का। ठीक, तो अब मेरी बात समझना, हमारे पास कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है? 2n।
तो 2n में से अगर एक क्रोमोसोम्स का लॉस हो, 2n में से एक क्रोमोसोम का लॉस हो, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। दिमाग में बिठा लेना, ठीक। तो अभी मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल क्या दिया कि एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी क्या हो जाए? गायब। हमारी एक फीमेल्स जो नॉर्मल फीमेल होती है उसमें कितनी एक्स की कॉपीज होती हैं? 2। लेकिन अगर एक एक्स की कॉपी क्या हो जाए? गायब, तो उसके अंदर 2n-1 हो गया कि नहीं हो गया? तो उसके अंदर अब टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाए? 45। कौन से क्रोमोसोम की कमी हो गई? एक्स। तो इस बीमारी को बोलते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। 44 प्लस XO, सुना है कि नहीं? 44 प्लस XO। तो X का मतलब क्या हो गया? X क्रोमोसोम। O का मतलब उसकी कॉपी क्या है? गायब। क्या? हाँ 23 ही है। एन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी हमारी बॉडी में? कितने? 23 पेयर्स, ठीक। तो मोनोसोमी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक गायब, ठीक। अब देखो दूसरी बात यहां पर कह रहा है कि अभी तो एक क्रोमोसोम से एक गायब हुआ। अब देखो एक, देखो इसमें पूरा सेट बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक। देख जो, ठीक, ऐसे मैं करके 46 बना दूं, ठीक। अब 46 में से एक गायब हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम नहीं, 2n-1, इसको क्या बोलते हैं? मोनोसोमी, ठीक। ये पूरा क्या था? एक n और ये क्या होगा? दूसरा n, और दूसरे n में से क्या गायब होगा? एक, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। क्या बोलेंगे? मोनोसोमी, ठीक। दूसरा भी मैं गायब कर दूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? 2n-1-1। क्या लिख सकता हूं? 2n-1, 2n-1। तो इसको मतलब क्या बोलूंगा? डबल मोनोसोमी। क्या बोलूंगा? डबल मोनोसोमी। देखो आप इसमें छोटा छोटा लिखा है, आप ऐसे बना लेना। इस साइड में छोटा छोटा बना हुआ है, ये हमारे पूरे एक्स क्रोमोसोम्स को दिखा रहा है, ठीक। अब यहां पर आप देखना, अब यहां पर क्या हो जाए? ये अब हमारे पास 23 पेयर्स थे, लेकिन एक पेयर ही गायब हो गया। एक पेयर क्या हो गया? गायब। एक पूरा पेयर गायब होगा तो उसको क्या बोलेंगे? 2n-2। क्या बोलेंगे? 2n-2। 2n-2 को बोलेंगे नल्ली सोमी। क्या बोलेंगे? नल्ली सोमी, ठीक। तो 3 कंडीशन है आपकी, देखते रहो, ठीक। नल्ली सोमी, नल्ली मतलब पूरा क्रोमोसोम ही गायब है। मैं कह रहा हूं कि नल्ली सोमी ऑफ 1 क्रोमोसोम, तो तुम्हारी बॉडी से 1 क्रोमोसोम क्या है? गायब। 1 सेट नहीं, 1 क्रोमोसोम पूरा गायब है। 1 पूरा करे कंप्लीट गायब होगा, ठीक। मैं कह रहा हूं नल्ली सोमी मतलब क्या? दोनों कॉपीज जा रही है ना, जब दोनों कॉपीज जाए तो क्या बोलेंगे? नल्ली सोमी। जब एक कॉपी जाए तो मोनोसोमी। बात समझ में आई कि नहीं? जब एक कॉपी जाए तो मोनोसोमी, दोनों कॉपीज जाए तो नल्ली सोमी, ठीक। तो अब आपको तीनों दिखा रहा हूं, ठीक, छोटा छोटा करके देखो। ये कौन सी? ये एक मिनट रुक जाओ, ये आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? मोनोसोमी। मोनोसोमी, मोनोसोमी, मोनोसोमी यानी कि 2n-1, ठीक। अब आप यहां पे देखो, अब यहां पे क्या है? डबल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी। अब डबल मोनोसोमी आप में क्या देखते हैं? 2n-1-1। इसका भी एक गया और इसका भी एक गया। समझ में आ रहा है? ठीक। अब हम तीसरे की बात करते हैं, ठीक। अब यहां पर क्या हो गया? 2n-2। एक पूरा ही क्रोमोसोम क्या हो गया? गायब। उसका ना होमोलोगस बचा, पूरा हुआ पूरा क्रोमोसोम ही क्या है? गायब। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? नल्ली सोमी। समझ में आई बात की नहीं? कि पूरा कंप्लीट पेयर क्या हो गया? गायब। तो उसको हम क्या बोल रहा हूं? नल्ली सोमी। क्लियर है कि नहीं? ठीक। तो अब आप क्या देखते हैं, मैं क्या कहूं कि आपका 20x क्रोमोसोम की एक कॉपी गायब हो गई तो क्या हो जाएगा? क्या बोलूंगा? मोनोसोमी। मैं कहूं 21 की एक कॉपी गायब हो गई और 22 की एक कॉपी गायब हो गई, डबल मोनोसोमी। मैं कहूं कि 22 क्रोमोसोम ही गायब हो गया, नल्ली सोमी। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरे शब्दों का मतलब? फिर से सुनना, मैं कह रहा हूं कि एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी गायब हो गई, नल्ली सोमी। एक्स क्रोमोसोम की सॉरी, नल्ली सोमी में कंप्लीट गायब होता है। एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी गायब हो गई तो क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। 21 क्रोमोसोम और 22 क्रोमोसोम की एक एक कॉपी गायब हो गई तो डबल मोनोसोमी। 22 क्रोमोसोम ही गायब हो गया, नल्ली सोमी। समझ में आई बात की नहीं? ठीक। ये तो आपका हो गया हाइपोप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? हाइपोप्लॉइडी। सब कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसा आप बना लेंगे। अब बात करते हैं हाइपरप्लॉइडी की। क्या बात करते हैं? हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी का मतलब क्या है? नंबर क्या हो गया? बढ़ गया।
अगर एक क्रोमोसोम के एक नंबर बढ़ा तो उसको क्या बोलेंगे आपके? ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी। अरे देखो सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में कैसी कंडीशन होनी चाहिए थी? डबल। हमारी बॉडी में कैसी कंडीशन होती है हमेशा? डबल। जब एक बच जाए तो क्या बोलेंगे? मोनोसोमी, और एक एक्स्ट्रा आ जाए तो ट्राइसोमी। सारा काम छुपा, बातचीत मत करो यार, सुन लो पहले, ठीक? मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम्हारी बॉडी में, हमारी बॉडी में कितने सेट होते हैं? दो दो के क्रोमोसोम के सेट होते हैं, ठीक? दो के क्रोमोसोम के सेट, अगर एक गायब हो गया तो क्या हो गया? सिंगल। तो सिंगल को क्या बोल रहे हैं? मोनोसोमी। हमारी बॉडी में दो का सेट है, एक एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी, ठीक? तो अगर एक सेट बढ़े तो क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी। दो सेट बढ़े तो डबल ट्राइसोमी। और अगर तुम सभी रुक जाओ, दो कॉपीज बढ़ जाए तो क्या बोलेंगे? डबल। डबल ट्राइसोमी। और इसको क्या बोलते हैं? टेट्रासोमी। मैं सारी एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे, ठीक? हमारी बॉडी में मैं मानता हूं कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? 46, ठीक? अब मेरी बात सुनो, बातचीत बिल्कुल भी नहीं। ये मान लो मैं कहता हूं ये क्रोमोसोम नंबर था 21। ये कौन सा क्रोमोसोम था? 21। और इसकी एक क्या कॉपी आ गई? एक्स्ट्रा। तो अब ये कितने, पहले कितने थे नंबर? 2। अब कितने नंबर में हो गए? 3, ठीक? तो यहां पर क्या हो गया? 2n+1। क्या हो गया? 2n+1, ठीक? अब 2n+1 हो गया तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्राइसोमी। क्या बोल दूंगा? ट्राइसोमी, ठीक? यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है, किसका ट्राइसोमी हो रहा है? 21 का। किसका ट्राइसोमी हो रहा है? 21। तो 21 की ट्राइसोमी को क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। याद कर लेना, ठीक? 21 की ट्राइसोमी को क्या कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम। आगे अभी बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स आते हैं, ठीक? तो आप क्या पे, यहां पे क्या देखते हैं कि एक क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक? अब ऐसे ही सिंपल इसमें देखें, अब देखो इसमें भी बढ़ गया और इसमें भी बढ़ गया, इसमें भी बढ़ गया और इसमें भी बढ़ गया, तो इसको क्या बोलूंगा? 2n+1+1। क्या बोलेंगे? डबल ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे? डबल ट्राइसोमी, ठीक? अब आप देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है? एक के अंदर पूरा क्या हो गया? 2 बढ़ गए। तो अब यहां पर कितना होना चाहिए था? 2, लेकिन अब कितने हो गए? 4। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? टेट्रासोमी। क्या बोलेंगे? टेट्रासोम, ठीक? टेट्रासोमी। समझ में आ रही बातें सबको कि नहीं? क्लियर है? डाउट किसी को? बताओ। एग्जाम्पल है, मुझे याद नहीं, ना एनसीईआरटी में कहीं दिया है, ना मैंने आज तक कहीं पढ़ा है, शायद जरूरत नहीं पड़ी तो है नहीं। एक्सेप्शन जरूर होंगे, इनके बारे में भी कहीं ना कहीं डिटेल होगा, जरूरत नहीं पड़ी तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ठीक। ऐसे ही ट्राइसोमी के बहुत सारे एग्जांपल है, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 16, ट्राइसोमी 14, पटाउ सिंड्रोम करके है, और बहुत सारे सिंड्रोम अलग अलग है, ठीक? साइंटिस्ट के नाम पर सिंड्रोम्स के नाम है, ठीक? उन सबको जानने की जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में उतना जानते हैं, ठीक? ठीक। तो आपने क्या देखा? आपने देखा, सबसे पहले देखा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव। कितने तरह के स्ट्रक्चर? 4। कौन का? डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन, ठीक? आपने देखा कि अगर क्रोमोसोम के इंडिविजुअल सेट में बदलाव हो तो क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइडी। क्रोमोसोम्स के कंप्लीट सेट में बदलाव हो तो पॉलीप्लॉइडी। सवाल समझते रहना, क्रोमोसोम्स के इंडिविजुअल सेट में बदलाव हो तो एन्यूप्लॉइडी, क्रोमोसोम्स के कंप्लीट सेट में बदलाव हो तो पॉलीप्लॉइडी, ठीक? अब आप क्या देखते हैं? एन्यूप्लॉइडी कितनी तरह का हो सकता है? 2। कौन सा? हाइपो और हाइपर। अगर एक सेट गया तो क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। एक एक सेट 2 क्रोमोसोम्स के गए तो डबल मोनोसोमी। एक पूरा क्रोमोसोम चला गया तो नल्लीसोमी, ठीक? अब सिंपल देखते रहो, ठीक? मैं बता रहा हूं कि एक क्रोमोसोम का एडिशनल सेट आ गया एक क्रोमोसोम में तो ट्राइसोमी, 2 क्रोमोसोम में एडिशनल सेट आ गया, और अगर एक ही क्रोमोसोम में 2 सेट आ गए टेट्रासोमी। क्लियर है कि नहीं? ठीक। जहां जहां एग्जांपल जिसके आएंगे उसके एग्जांपल्स हम बताते चलेंगे। अब हम बात करते हैं यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी की, ठीक? अब आप इसमें क्या देखते हैं कि व्हेन द चेंजेस अगर इन द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया? बदल गया, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यूप्लॉइडी, ठीक? यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी नाम से जाना जाता है। अब मेरी बात समझना, यूप्लॉइडी भी 2 तरह कैसे हो सकता है? ऑटोप्लॉइडी और एलोप्लॉइडी। क्या हो सकता है? ऑटोप्लॉइडी और एलोप्लॉइडी, ठीक? तो कुछ नहीं, 2n से क्या होगा? 3n, 3n से 4n, 5n, 6n, ठीक? तो एक सिंगल इवनली बढ़ रहा है ना, एक सिंगल नंबर में 1, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, 7n,
तो इसको क्या बोल रहे हैं आपको, ऑटोप्लॉइडी। जब आपका ऐसे पढ़े 2n 4n 6n 8n, ठीक ठीक इवन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको, एलोप्लॉइडी। क्या बोलते हैं, एलोप्लॉइडी। सिंपल है कि नहीं, ठीक। इस सब मत जानो, ठीक। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपका कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़े तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी बोलते हैं। अब यूप्लॉइडी में अगर मैं बात करूं तो दो चीज आती है, ऑटोप्लॉइडी और एलोप्लॉइडी। 2n से 3n, 3n से 4n, 4n से 5n, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोप्लॉइडी। 2n 4n 6n 8n क्या बोलते हैं, एलोप्लॉइडी। हमारा जो वीट होता है, वीट गेहूं, गेहूं में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, हेक्साप्लॉइड। गेहूं कैसा होता है, हेक्साप्लॉइड, ठीक। हेक्साप्लॉइड वीट ट्रिटिकाले, ठीक। इसके अंदर टोटल हेक्साप्लॉइड होता है। क्लियर है कि नहीं, हेक्साप्लॉइड मतलब कितने सेट हो जाएंगे इसके अंदर से, 6 सेट। कितने सेट, 6 सेट। और एक सेट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 7। तो वीट के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम, 42। समझ पा रहे हो कि नहीं, 42 क्रोमोसोम्स वीट के अंदर। मतलब एक जो हम वीट यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। वीट के सिंगल सेट में कितने क्रोमोसोम्स हैं, कितने, 6। अरे सिंगल सेट में कितने हैं, 7। और कितने सेट है उसके पास, 6। तो टोटल कितने क्रोमोसोम, 42, ठीक। तो ये सारी है। इसको मत लिखना, ये पूरा मत लिखना, ठीक। ये बिल्कुल भी मत लिखना, मैं बता रहा हूं इसका कोई रोल नहीं है। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक। मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइडी। मोनोप्लॉइड का मतलब क्या होता है और हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या, हैप्लॉइड का मतलब क्या, हैप्लॉइड का मतलब आधा, मोनोप्लॉइड का मतलब सिंगल। मोनो का मतलब क्या, एक, हैप्लॉइड का मतलब आधा, मोनो का मतलब वही क्या होता है, एक, ठीक। तो एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, आपके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ए और बी था, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या था, ए बी। तो इसका हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, आधा, ए एंड बी। और इसका मोनोप्लॉइड भी क्या हो जाएगा, ए एंड बी। समझना, ठीक। अब देखो, मोनोप्लॉइड का मतलब क्या है, सिंगल सेट। मोनोप्लॉइड का मतलब क्या है, सिंगल सेट। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, हाफ सेट। तो सिंगल सेट और हाफ सेट में क्या डिफरेंस है, आप देखते रहना, ठीक। तो यहां पर कह रहा है कि आपके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स था, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ठीक। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी, इसका हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, कैपिटल ए से क्या आ जाएगा, ए, कैपिटल बी से क्या आ जाएगा, बी। तो हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, ए बी। मोनोप्लॉइड की बात करेंगे तो कैपिटल ए से ए और कैपिटल बी से बी। तो मोनोप्लॉइड भी क्या हो जाएगा, ए बी। अब आगे देखो, आगे एग्जांपल देखो कि समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल बी। अब मैं बात करूंगा इसके हैप्लॉइड की। हैप्लॉइड का मतलब क्या हो जाएगा, आधा। तो कैपिटल ए से क्या आ जाएगा, ए, कैपिटल ए से ए, कैपिटल बी से बी, और इससे भी क्या आ जाएगा, बी। तो इसका हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, ए बी। क्या आ जाएगा, ए बी। अब अगर मैं इसके मोनोप्लॉइड की बात करूंगा तो ए से क्या आ जाएगा, ए, और बी से क्या आ जाएगा, बी। तो मोनोप्लॉइड क्या हो जाएगा, ए बी। तो हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड का मतलब समझ पा रहे हो, मोनोप्लॉइड का मतलब क्या, सिंगल सेट, और हैप्लॉइड का मतलब क्या, हाफ सेट, ठीक। सब ज्यादा मगअप करने, बस एक बार समझ लो, इन सब चीजों पे सवाल वैसे पूछे नहीं जाते। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं, पक्का, आगे बढ़े, ठीक। तो आपने क्या देखा, आपने देखा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव, आपने देखा क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव। अब हम देखेंगे जीन्स के अंदर बदलाव। क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो अब हम आगे की म्यूटेशंस की बात करते हैं और अब जेनेटिक म्यूटेशन पे जाते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन को और क्या कहा जाता है, पॉइंट म्यूटेशन। क्या बात करते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। अब जेनेटिक म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन क्यों कहते हैं, सुनो। आपके पास ऐसे क्रोमोसोम है, बड़े बड़े, ठीक, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन, इसी सब से तो बना होता है कि नहीं, ठीक। तो अब क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम किससे बना हुआ, मैं कहता हूं डीएनए से, ठीक। डीएनए का जो एक फंक्शनल सेगमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, जीन्स। डीएनए के एक फंक्शनल सेगमेंट को क्या कहते हैं, जीन्स। अब उस जीन्स किससे बनी होगी, जब डीएनए किससे बना होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक। तो अब न्यूक्लियोटाइड के लेवल पर अगर चेंज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक म्यूटेशन।
क्या बोलेंगे, जेनेटिक म्यूटेशन। समझ में आ रही बात है कि नहीं? अभी तक हम पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो उसमें तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जा रहे होंगे, हाँ या नहीं? अब हम एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो अब हम जीन्स के लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक। तो बात की जा रही है द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस बेसिस इज नोन एज जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है। क्या हो रहा है? पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन, ठीक। अब टर्म म्यूटेशन बेसिकली जीन म्यूटेशन के लिए लिया गया था। अब जीन म्यूटेशन भी दो तरह से हो सकता है, ठीक। एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक। जेनेटिक म्यूटेशन कितने तरह का हो सकता है? दो। कौन कौन सा आपका? सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट, ठीक। चलो ठीक है, मेरी बात समझना। जैसे कि ABCD लिखा हुआ था, ABCDEFGHIJKLMN ऐसे करके, ठीक। अब साइंटिस्ट ने सोचा, ठीक है, कि आज से B लेटर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक। उन्होंने कोई नया लेटर दे दिया, ठीक। B लेटर को हटा के उन्होंने कोई एक नया लेटर दे दिया, और इस B लेटर को हटा के हमने एक नया लेटर दे दिया, मैंने जिसको एप्सिलॉन बोल दिया। क्या बोल दिया? एप्सिलॉन। तो अब ABCD ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, A एप्सिलॉन B, A एप्सिलॉन CD ऐसे करके पढ़ा जाएगा। तो हमने क्या किया, एक वर्ड को चेंज करके एक नया वर्ड डाल दिया। बात क्लियर? तो एक वर्ड को चेंज करके मैंने एक नया वर्ड डाल लिया, तो इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट, ठीक। अब ABCD था, ABCDEFG, ठीक। तो यहां पर एक ही जगह बदलाव आया ना ABCD में, बाकी तो ABCD क्या रही? सेम। बाकी ABCD क्या रही? सेम, ठीक। अब साइंटिस्ट ने सोचा, एक नया वर्ड फिर से डिस्कवर किया, उन्होंने उस नए वर्ड को ABCD के अंदर ऐड कर दिया, बीच में ऐड कर दिया। तो आगे आने वाला पूरा सीक्वेंस खराब होगा कि नहीं हो गया? आगे आने वाला पूरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा? चेंज। बात समझना मेरी बात को, ठीक। तो जब एक वर्ड को चेंज करके दूसरा वर्ड डाला गया तो उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। और एक पूरा वर्ड ऐड करने की वजह से आगे का सीक्वेंस क्या हो जाए? चेंज। तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक। अब इसको मैं आगे की बात करता हूं, ठीक। आपके पास कितने प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस हैं? कितने प्रकार के? कितने ग्रुप? दो। कौन कौन से? प्यूरीन और पिरिमिडीन, ठीक। चलो मुझे कोई बताए प्यूरीन कौन कौन होता है? चलो इधर से, ठीक। संजय खड़े हो जाओ, प्यूरीन्स के नाम बताओ, प्यूरीन्स के नाम बताओ। पीछे खड़े हो जाओ, प्यूरीन्स के नाम। हाँ फटाफट, प्यूरीन्स के नाम। खड़े हो जाओ। कोई बोलेगा नहीं, बताओ। नहीं पता? खड़े हो जाओ। जिसको ईमानदारी से नहीं पता है खड़े हो जाए। जिसको प्यूरीन्स का नाम ईमानदारी से नहीं पता है वो खड़ा हो जाए। जो बैठा है मैं उसी से पूछूंगा फिर, ठीक है, वरना ईमानदारी से खड़े हो जाओ फिर। प्यूरीन्स का नाम, खड़े हो जाओ एकदम ईमानदारी से। तुम्हें भी नहीं पता अंजलि? बहुत बढ़िया। पूरे 10 थोड़ी ना है, 2 तो प्यूरीन्स हैं। प्यूरीन्स के नाम, प्यूरीन्स के नाम। कविता भूल गए? पढ़ाई नहीं होगा, भूलोगे कैसे? बताओ तुम प्यूरीन्स के नाम। हाँ नहीं, पीछे बताओ बस। प्यूरीन्स कौन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक। पिरिमिडीन्स क्या होते हैं? थायमिन, साइटोसिन। बैठ जाओ। याद आया? याद आया? ठीक। अब मेरी बात सुनना, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, सुनो मेरी बात, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, ठीक। हमारी जीन्स होती हैं, सुन लो सारी बातें, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स हमेशा हमें सेल में दिखते हैं। कब दिखते हैं? वो जब डिवीजन करते हैं तब, ठीक। तो अब हमारे क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए से। डीएनए किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक। न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड के वो सीक्वेंस जो एक फंक्शनल सेगमेंट बना है उसे क्या बोलते हैं? जीन्स, ठीक। जीन्स किससे बने होते हैं? 3-3 के सेट से। जीन्स किससे बने होते हैं? 3-3 के सेट से। और उन 3 के सेट को क्या बोलते हैं? कोडॉन्स। क्या बोलते हैं? कोडॉन्स। और ये 3 के सेट
हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रोटीन बनाते हैं। मेरी बात सुनना, हमारी बॉडी में कोई भी काम होता है, पूरी बात सुनता रहना, हमारी बॉडी में कोई भी काम होता है तो वो काम सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होता है? प्रोटीन। प्रोटीन बनती है तो काम होता है, प्रोटीन बनती है तो काम नहीं होता। ठीक, अब आप देखते रहना, प्रोटीन की बात आई यहां पर। ठीक, तो प्रोटीन किससे बनेगी? प्रोटीन किससे बनेगी? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के लिए कोड कौन करेगा? अमीनो एसिड को कोड कौन बताएगा? कोडॉन्स। तो ये जो कोडॉन दिख रहे हैं, ATG, AUG, AAG, GGG, मेरी बात सुन मेरे, ये जो कोड्स हैं, ये कोड्स कोई ना कोई क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड। जैसे मैं बात करूं AUG, तो AUG कौन सी अमीनो एसिड बनाने में मदद करेगा? मेथियोनिन। कौन सा अमीनो एसिड? मेथियोनिन। तो हमारी बॉडी में टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं। मेरी बात सुनते रहना, हमारी बॉडी में टोटल, अगले चैप्टर में बताया जाएगा, कुछ मत लिखो, बस सुनते रहो। ठीक, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगले चैप्टर में सब कुछ डिटेल में है। ठीक, हमारे पास टोटल 64 कोडॉन्स हैं और उन 64 कोडॉन्स में 61 कोडॉन्स क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड के अलग अलग सीक्वेंस से क्या बनता है? हमारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग बॉडी के काम होते हैं। मेरी बात समझते रहना। ठीक, तो हमारी बॉडी में ऐसे लगा होता है ATGCAA, TCC, ATG, कुछ भी, कोई भी सीक्वेंस होता है, AUG, TCA, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक, तो जो 3 वर्ड है, 3 वर्ड एक क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड। 3 वर्ड बनाते नहीं है, शब्द बोलेंगे कोड करते हैं। तो 3 कोडॉन्स एक अमीनो एसिड के लिए क्या करते हैं? कोड। अमीनो एसिड कहां बनता है? अमीनो एसिड राइबोसोम्स में बनता है। कहां होता है? कहां बनता है? कहां बनता है अमीनो एसिड? अमीनो एसिड खानों में मौजूद होता है। जब खाना खाते हो तो खाने में क्या खाते हो? प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी में जाके क्या टूटती है? किसमें टूटती है? अमीनो एसिड। बॉडी में क्या ऑब्जॉर्ब होता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से बॉडी में क्या बनाया जाता है? प्रोटीन। हम खाने में दूसरी प्रोटीन खाते हैं और हमारी बॉडी में जाने के बाद वो दूसरी प्रोटीन में बदल जाती है। समझते रहना। ठीक, बॉडी बहुत मजेदार है। हमने खाना खाया, खाने में खाई दाल, दाल में क्या था? प्रोटीन। प्रोटीन किससे बना था? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किसमें होता है? खाने में। अमीनो एसिड कहां होता है? खाने में। तो हमारी बॉडी में खाने में अमीनो एसिड बॉडी में अब्सॉर्ब हुआ। अब उस अमीनो एसिड को सीक्वेंस में कौन लगाने का काम करेगा? कोडॉन्स। सीक्वेंस में अमीनो एसिड को लगाने का काम कौन करेंगे? कोडॉन्स। ठीक, तो हमारी बॉडी में ऐसे कोई कोडॉन्स है। ठीक, हाँ बोलो। चाहे एसेंशियल अमीनो एसिड हो चाहे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, कोड करने के लिए कोई ना कोई कोडॉन तो होगा ही ना। तो एसेंशियल वो तो बनेगा तो बॉडी में, और क्या है? वो क्या करेंगे? बॉडी में हमारी सेल्स के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर, वहां पे सब्स्टिट्यूशन, आपने 2 प्रोसेस पढ़ी थी कि नहीं? ठीक, कौन सा? ऑक्सीडेटिव अमीनेशन, डीएमिनेशन, याद है कि नहीं? तो उसमें क्या होता था? एक प्रकार की अमीनो एसिड किसमें बदल जाती थी? दूसरे प्रकार की अमीनो एसिड में। तो इन सब प्रकार से हमारी बॉडी में, लिवर्स में सारी चेंजेस देखे जाते हैं। अब सुनो मेरी बात। ठीक, कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में डीएनए के ऊपर ऐसे कोडॉन्स मौजूद होते हैं, ATGCAA। अब यहां पर देखो, एक कोडॉन को हमने क्या किया? बदल दिया। एक कोडॉन को हमने क्या किया? बदल दिया। किससे? दूसरे कोडॉन से। एक कोडॉन को अगर मैं दूसरे कोडॉन से बदल दूंगा तो उसको क्या कहा जाएगा? सब्स्टिट्यूशन। एक कोडॉन को नहीं, एक न्यूक्लियोटाइड को अगर मैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बदल दूंगा तो क्या कहलाएगा? आपका सब्स्टिट्यूशन। ठीक, सब्स्टिट्यूशन कितने तरह का हो सकता है? 2। सब्स्टिट्यूशन कितने तरह का हो सकता है? 2। एक आता है ट्रांजिशन, एक आता है ट्रांसवर्जन। क्या आता है? ट्रांजिशन, एक आता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन का मतलब होता है जब मैं प्यूरीन को प्यूरीन से बदलूं, जब मैं प्यूरीन को प्यूरीन से बदलूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा? ट्रांजिशन। जब मैं प्यूरीन को पिरिमिडीन से बदलूं या पिरिमिडीन को प्यूरीन से बदलूं तो क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्जन। ठीक, ये आपका क्या था? ये आपका क्या था? टी को थाइमीन, थाइमीन को आपने किससे बदला? साइटोसिन। थाइमीन भी पिरिमिडीन है और साइटोसिन भी पिरिमिडीन है। तो ये कौन सा म्यूटेशन हो जाएगा? ट्रांजिशन। क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन। समझ पा रहे हो कि नहीं? जब एक कोडॉन लगा हुआ है और उस कोडॉन के एक न्यूक्लियोटाइड को आप बदलते हैं प्यूरीन को किससे? प्यूरीन से। पिरिमिडीन को किससे? पिरिमिडीन से। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां टी को सी के बजाय जी से बदल देता तो क्या हो जाता है, ट्रांसवर्जन। सिंपल है कि नहीं? ठीक, तो ट्रांसवर्जन का एक एग्जांपल है आपका सिकल सेल एनीमिया। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, बस आप याद रख लेना। ट्रांसवर्जन का एक एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया, आगे पूछूंगा। ठीक, तो यहां पर मैंने क्या किया, एक बातचीत मत करो यार, दिमाग मत खराब करो, एकदम शांति से बैठो, 2 मिनट की बात है। ठीक, आप क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट में आप दूसरे से क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड को किससे बदल रहे हैं, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। तो बाकी न्यूक्लियोटाइड पे, बाकी कोई सीक्वेंस पे कोई बदलाव आ रहा है, बाकी के सीक्वेंस पे कोई बदलाव आ रहा है नहीं। परंतु अगर आप क्या करें, अगर आप एक कोडॉन को क्या करें, बीच में ऐड कर दें, तो एक कोडॉन को मैंने ऐड किया, तो अब देखो पहले क्या सीक्वेंस था, ATC GAA TCC AGAT, हाँ या नहीं? अब यहां पे सीक्वेंस क्या था, यहां पे एक में चेंज हुआ, एक में चेंज हुआ, लेकिन बाकी के सीक्वेंस क्या रह गए थे, सेम। अब आप यहां पर देखेंगे कि एक आपने ऐड कर दिया, तो अब सीक्वेंस क्या बन गया आपका, ATC। अब यहां पे सीक्वेंस आगे चल के क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, जी, एक मिनट रुक जाओ, इसमें बटर नहीं है, मैं आपको अगले पेज में बताता हूं। ठीक, देखते रहो, आप कोई बोलो ATCG ATCGATG, कुछ भी आप सीक्वेंस लिख सकते हैं। ठीक, अब आप, मैंने क्या कहा कि 3-3 के कोडॉन्स होते हैं, 3-3 के सेट में क्या मौजूद होते हैं, कोडॉन्स। ठीक, आपने एक को बदला, एक को बदला, तो आपने इसको क्या नाम दे दिया, एक को बदला तो क्या बोल देंगे, सब्स्टिट्यूशन। एक को बदला तो सब्स्टिट्यूशन। प्यूरिन को प्यूरिन से, पिरिमिडीन को पिरिमिडीन से, ट्रांस, और अगर आप प्यूरिन को पिरिमिडीन से तो ट्रांसवर्जन। क्लियर? अब आपने क्या किया, ये सीक्वेंस था आपका, ठीक, एक सीक्वेंस था। अब आपने इस सीक्वेंस के अंदर एक नया डाल दिया, क्या डाल दिया, एक नया न्यूक्लियोटाइड। तो अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ACT GAT CGA और T। तो आप यहां पर क्या देखते हैं, आप यहां पर देखते हैं जो आपका पहले न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था वो पूरी तरह से क्या गया, बदल गया। पहले में क्या होता था, पहले में एक ही पे चेंज होता था, बाकी क्या रहते थे, सेम। लेकिन आपने एक पोजीशन में ऐड किया और बाकी सारे सीक्वेंस क्या हो गए, बदल गए। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पहला फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का पहला तरीका होता है, क्या बोलते हैं इसको, एडिशन। पहले मैंने कुछ क्या कर दिया, ऐड। ठीक, अब मैं क्या करूं, अब मैं दूसरा काम, एक और काम कर सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि एक सीक्वेंस को क्या कर देता हूं, गायब। क्या कर देता हूं, एक सीक्वेंस को क्या कर देता हूं, गायब। अब मैंने टी को क्या कर दिया, गायब। अब सीक्वेंस क्या बनेगा, AGATCGAT। तो अभी भी पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या हो गया, बदल गया। ठीक, तो जब किसी न्यूक्लियोटाइड के ऐड करने से या किसी न्यूक्लियोटाइड के डिलीट होने की वजह से पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या हो जाए, बदल जाए, तो उस तरह के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो हमारी बॉडी के लिए कौन सा म्यूटेशन अच्छा होना चाहिए, जिसमें कम बदलाव आए। कम बदलाव किसमें आएंगे, सब्स्टिट्यूशन में। तो सब्स्टिट्यूशन में आप क्या देखते हैं, एक ही पर्टिकुलर कोडॉन के अंदर बदलाव आता है, इसके अंदर सारे के सारे कोडॉन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन 2 कारणों से हो सकता है, या तो डिलीशन या तो इंसर्शन। यानी कि किसी चीज को क्या कर दिया मैंने, ऐड, या किसी चीज को क्या कर दिया, डिलीट। समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग, पक्का? ठीक, तो हमारे 2 तरह के जीन म्यूटेशन हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन और डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन में प्यूरिन को प्यूरिन से तो ट्रांजिशन, प्यूरिन को पिरिमिडीन से तो ट्रांसवर्जन। ठीक, अगर मैं बात करूंगा आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किन किन वजह से हो सकता है, 2। कौन कौन सी, क्या था, इंसर्शन या फिर डिलीशन। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एक एग्जांपल आपका थैलेसीमिया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आप देखते हैं कि सारे के सारे कोडॉन्स क्या हो जाते हैं, चेंज, या तो डिलीशन की वजह से या तो इंसर्शन की वजह से। ठीक, अब कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दों का मतलब समझो। ठीक, कुछ शब्द का मतलब समझो। हमारी बॉडी में कितने अमीनो एसिड, चलो 32 अमीनो एसिड्स के नाम बताओ। कितने अमीनो, 20। कितने अमीनो एसिड है, 20। ठीक, डिस्कवरी चल रही है, 22 तक पहुंचे हैं। ठीक है, डिस्कवरी चल रही है, 22 तक पहुंचे, 32 तक अभी नहीं पहुंचे। तो हम वैसे पूरी एनिमल वर्ल्ड में 300 से 400 से टाइप्स की अमीनो एसिड है। मैं क्या बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में, पूरे एनिमल वर्ल्ड में 300 से लेकर 400 प्रकार की अमीनो एसिड्स हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड काम आती है कितने प्रकार की हैं, सिर्फ और सिर्फ 20। ठीक, हमारे पास कितने कोडॉन्स हैं, अभी मैंने बताया
कितने कोडॉन्स है? 64। 64 कोडॉन्स क्यों है? 64 है, सही है, 64 है। हाँ 64 ही क्यों है? कोडॉन कोडॉन ट्रिपलेट ही क्यों है, डबलेट क्यों नहीं है, सिंगलेट क्यों नहीं है? क्या आगे के चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक, पर मैं अभी थोड़ा बताऊंगा, पर अभी थोड़ा सुन लो, ठीक। कोडॉन सिंगल, देखो जब हमारी बॉडी में न्यूक्लियोटाइड्स खोजे गए तो कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स थे? 4, ठीक। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द यूरेसिल, वी आर ओनली कंसिडरिंग अबाउट डीएनए, ठीक। अब सुनो मेरी बात, ठीक। कोई साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का मुझे नाम नहीं याद, अगले चैप्टर में साइंटिस्ट का नाम याद रहेगा, ठीक। किसी साइंटिस्ट ने कहा कि हमारा कोड क्या हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड कितने हैं? 20। कितने अमीनो एसिड है? 20, ठीक। तो कोई साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर कोड सिंगलेट होता, यानी कि एक अमीनो एसिड एक कोडॉन के द्वारा, सॉरी, एक अमीनो एसिड एक कोडॉन के द्वारा बनाई जाती, और अगर कोडॉन सिंगलेट होता तो कितने तरह के अमीनो एसिड से पॉसिबल थे? 4। समझो मेरी बात, ठीक। अमीनो एसिड को कौन कोड करता है? कोडॉन्स। कौन कोड करता है? कोडॉन्स। और अगर कोडॉन्स सिंगलेट होते हैं, यानी कि कोडॉन्स कितने नंबर में होते हैं? 1। आप कोडॉन्स कितने पढ़ते हैं? ट्रिपलेट पढ़ते हैं ना, ATG, AUG, हमेशा 3 के नंबर में पढ़ते हैं ना। अगर कोडॉन सिंगलेट होता तो कितने तरह के अमीनो एसिड्स पॉसिबल थे? 4। कितने तरह के अमीनो एसिड पॉसिबल थे? 4, ठीक। चलो ये बात तो हो गई कि 4 तरह की अमीनो एसिड, 4 तरह के कोडॉन्स हमारी बॉडी में 20 तरह के अमीनो एसिड बना नहीं सकते थे। चलो किसी साइंटिस्ट ने कहा कि डबलेट होते हैं। क्या होते हैं? डबलेट, यानी कि AT। क्या हो सकते हैं? AT। तो A को हम कितने लेटर्स, A की जगह कितने लेटर्स हो सकते हैं? 4। A हो सकता है, G हो सकता है, T हो सकता है और C हो सकता है। T की जगह कितने लेटर हो सकते हैं? 4, ठीक। तो हमारे पास अब देखो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 4 इंटू 4 कितने तरह के कोडॉन्स बन सकते हैं डबलेट के रिस्पेक्ट में? डबलेट के रिस्पेक्ट में कितने कोडॉन्स बन सकते हैं? 16, ठीक। तो अब 16 तरह के कोडॉन्स 20 तरह की अमीनो एसिड बना सकते थे? नहीं, 16 तरह के कोडॉन्स 20 तरह की अमीनो एसिड बना नहीं सकते। 4 तरह के कोडॉन्स 20 तरह की अमीनो एसिड बना नहीं सकते। सुनना मेरी बात, अगर हमारे कोडॉन्स सिंगलेट होते तो 4 तरह के कोडॉन्स 20 तरह की अमीनो एसिड नहीं बना पाते। अगर हमारे कोडॉन्स डबलेट होते तो 16 तरह के कोडॉन्स 20 तरह की अमीनो एसिड नहीं बना पाते। साइंटिस्ट्स ने कहा कि हमारे कोडॉन्स ना डबलेट होते हैं ना सिंगलेट होते हैं, क्या होते हैं? ट्रिपलेट। क्या हो सकते हैं? ट्रिपलेट। इसको मैं 4 से रिप्लेस कर सकता हूं, इसको मैं 4 से रिप्लेस कर सकता हूं, इसको भी तो 4 से रिप्लेस कर सकता हूं। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 64। तो हमारे पास कोडॉन्स कितने हो जाते थे? 64। टोटल कितने कोडॉन्स है? 64 कोडॉन्स है। मैं फर्जी का नहीं बता रहा हूं, कुछ शब्द लिखे उनको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक। तो मेरी बात समझना, टोटल हमारी बॉडी में कितने कोडॉन्स है? 64। कितने तरह की अमीनो एसिड है? 20। तो 64 तरह के कोडॉन्स से 20 तरह की अमीनो एसिड तो बनाई जा सकती है ना, हाँ या नहीं? 64 तरह के कोडॉन्स से हमारी बॉडी में कितनी अमीनो एसिड बनती है? 20। और इस 64 कोडॉन्स में 3 कोडॉन काम नहीं करते, उन कोडॉन्स को बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडॉन। अगले चैप्टर में कौन कौन से बताए जाएंगे, ठीक। अब हमारे पास टोटल कितने कोडॉन्स हैं? 61 कोडॉन्स हैं, ठीक। और 61 कोडॉन्स कितने अमीनो एसिड बनाते हैं? 20। तो ये बात सही है कि नहीं? तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली बताया कि हमारी बॉडी में जो कोडॉन्स होते हैं किसके फॉर्म में होते हैं? ट्रिपलेट्स। किसके फॉर्म में? ट्रिपलेट्स। वहां जब पूछूंगा तो दिमाग में बातें होनी चाहिए, ठीक। चलो आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा लिखूंगा। 61 कोडॉन्स, कितने अमीनो एसिड? 20। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि एक अमीनो एसिड बनाने के लिए, सुना मेरी बात, एक अमीनो एसिड बनाने के लिए एक से ज्यादा तरह के कोडॉन्स हैं? सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड बनाने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स हैं। ये बात क्या है? सही। अब ये बात कैसे सही है? चलो 1 मिनट, अगर किताबें होती हैं तो मैं दिखाता हूं। अभी नहीं सर, 10 मिनट। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का क्या नाम है?
ये टेबल देखो, मैं आपको याद नहीं करवा रहा हूं, इस टेबल को याद भी नहीं कर सकते, ठीक, वरना पूरी नीट तैयारी इसी को याद करने में बीत जाएंगे, ठीक। तो इस याद कर, क्या, मुझे नहीं पता, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं, आपको भी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। सुनो मेरी बात, ठीक, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं वो देखो, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, देखो मैंने क्या बोला अभी कि एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए एक से ज्यादा तरह के कोडॉन्स अवेलेबल हैं, ठीक। तो जैसे देखो ल्यूसीन, ल्यूसीन को बनाने के लिए क्या है, यू यू ए, यू यू जी, सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी। तो एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए बहुत सारे तरह के कोडॉन्स मौजूद हैं। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं। तो मैं अभी तक आपको क्या बता पाया कि एक कोडॉन को एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए हमारी बॉडी में मोर देन वन टाइप ऑफ कोडॉन मौजूद होते हैं। चलो अब कुछ शब्द लिखे हैं, मिस सेंस, नॉन सेंस या फिर साइलेंट, ठीक। मिस सेंस की बात करते हैं। मिस सेंस, मिस सेंस का मतलब क्या था कि हमारा कोई कोडॉन था AUG, कोई कोडॉन क्या था AUG, ठीक। एक एग्जांपल मैं कर लूं फिर मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। देखो शांति से सुनते रहना, मिस सेंस का क्या मतलब है, AUG, ठीक। एक कोडॉन था AUG, AUG कोडॉन किसके लिए कोड करता है, मेथियोनिन, याद कर लो, बार बार काम आएगा, ठीक। इनिशिएटर कोडॉन भी होता है, ठीक। तो AUG को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथियोनिन, ठीक। अब मेरी बात समझ में आना, ठीक। अब मैं मान लो इस U की जगह कोई वर्ड चेंज कर दूं, U की जगह, यूरेसिल की जगह अब मैं यहां पर कर दूं T, क्या कर दूं, टी मत करो, चलो रुक जाओ। यूरेसिल की जगह मैंने क्या लगा दिया, एडेनिन, यूरेसिल की जगह मैंने क्या लगा दिया, एडेनिन। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्जन, क्या हो गया है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। और ट्रांसवर्जन म्यूटेशन होने की वजह से पहले AUG मेथियोनिन बना रहा था, पहले AUG क्या बना रहा था, मेथियोनिन, लेकिन यहां पर म्यूटेशन होने की वजह से क्या बनाने लगा, कोई दूसरे तरह का अमीनो एसिड, क्या बनाने लगा, कोई दूसरे तरह का अमीनो एसिड। तो अगर म्यूटेशन होने की वजह से, अगर पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से अमीनो एसिड जो पहले बन रही थी वो नहीं बन रही, कोई दूसरी अमीनो एसिड बन रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मिस सेंस म्यूटेशन, क्या बोलते हैं, मिस सेंस। मिस सेंस में क्या हो जाता है, अमीनो एसिड क्या हो गई, बदल गई। क्यों अमीनो एसिड बदल गई, कोडॉन्स के बदलने की वजह से अमीनो एसिड क्या हो गई, बदल गई। कोडॉन्स के बदलने की वजह से अमीनो एसिड क्या हो गई, बदल गई, ठीक। अब आती है नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन जैसे कि UGA, क्या है, UGA स्टॉप कोडॉन है, ये UCA, चलो UCA। तो UCA कोई अमीनो एसिड के लिए कोड करता था, UCA किसके लिए कोड करता था, कोई अमीनो एसिड के लिए कोड करता था। अब इस UCA में बदलाव आ गया, हमने C की जगह क्या लगा दिया, UGA, C की जगह क्या आ गया, G, साइटोसिन की जगह क्या आ गया, ग्वानिन। कौन सा म्यूटेशन, ट्रांसवर्जन, कौन सा म्यूटेशन, ट्रांसवर्जन। अब यहां पर ये कोई अमीनो एसिड बना रहा था, लेकिन ये कोई अमीनो एसिड नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्टॉप कोडॉन। तो जब नॉर्मल कोडॉन किसमें बदल जाए, स्टॉप कोडॉन, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉनसेंस। समझ पा रहे हो कि नहीं। जब म्यूटेशन होने की वजह से एक तरह की अमीनो एसिड दूसरे तरह के अमीनो एसिड में बदल जाए तो मिस सेंस। जब म्यूटेशन होने की वजह से एक तरह का कोडॉन किसमें बदल जाए, स्टॉप कोडॉन, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉनसेंस। क्या बोलेंगे, नॉनसेंस, ठीक। जैसे कि तुम लोग, ठीक। अब बात करते हैं UCA, क्या बात करते हैं, UCA, ठीक। अब यहां पर क्या हो गया, UCU हो गया, A की जगह क्या आ गया, U, A की जगह अगर U आ जाए तो क्या हो जाएगा, कौन सा है, ट्रांसवर्जन। ये भी तो ट्रांसवर्जन का एग्जांपल है, ठीक। लेकिन UCA किसके लिए कोड करता था, ल्यूसीन के लिए, और UCU भी किसके लिए कोड करता है, ल्यूसीन के लिए। तो यहां पर म्यूटेशन होने के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं आया, म्यूटेशन होने के बावजूद कोई बदलाव नहीं आया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइलेंट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कितने तरह के आप देख सकते हैं, 3, मिस सेंस, नॉन सेंस और साइलेंट।
अमीनो एसिड बदल जाए तो अमीनो एसिड बदल जाए, देखो मेरी बात सुनना, म्यूटेशन होने की वजह से अमीनो एसिड बदल गई, मेक सेंस, म्यूटेशन होने की वजह से जो हमारा नॉर्मल कोडॉन था किसमें बदल गया, स्टॉप कोडॉन, तो क्या बोलते हैं, नॉनसेंस। म्यूटेशन होने की वजह से अमीनो एसिड में कोई बदलाव नहीं आया, साइलेंट म्यूटेशन। ठीक, तो इतनी बातें पढ़ के आना, कल फिर हम ये बात सारी आगे डिस्कस